वेलकम स्टूडेंट वंस अगेन। हम लोग पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे हैं। क्वेश्चन जो सॉल्विंग है वो फ्रिक्शन का है, घर्षण का। घर्षण जो चैप्टर हम लोग ने पढ़ा है उसका वीडियो मैं बना चुका हूं और हम लोग अपलोड भी कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं। उसमें हम लोग को जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है और एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है उसके बहुत सारे पार्ट हम लोग थ्योरी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी आप लोग उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, जो बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चंस हो चुके हैं पहले उनको फिर से रिपीट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप लोग थ्योरी क्लासेस में उसको देख सकते हैं कि वो क्वेश्चंस कहाँ हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया गया है, तो आप लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। जो थ्योरी जो क्लासेस के अलावा जो क्वेश्चंस है जो एक्सरसाइज में, उसको हम लोग देखते हैं घर्षण के क्वेश्चंस। क्वेश्चन हमारे पास पहला है, ए ब्लॉक ऑफ मास m इज इन इक्विलिब्रियम ऑफ ऑन ए रफ इंक्लाइंडेड प्लेन इंक्लाइंडेड एट एन एंगल अल्फा टू द हॉरिजॉन्टल। एक हमारे पास कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान n दिया हुआ है, वो एक नत समतल पर, झुके हुए तल पर लाई कर रहा है और वह साम्य अवस्था में है। वो केवल ये बोला है किस अवस्था में है भाई? साम्य अवस्था में। इसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन हमें दिया है अल्फा। इफ द म्यू इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, अगर हम लोग ये कहें कि म्यू हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है इनके बीच का, इसका मास m है, देन द फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द ब्लॉक एंड द प्लेन इज, कितना फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा? तो इस पे हमारे पास वेट काम करेगा mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस वेट का दो कंपोनेंट होगा। अगर ये एंगल अल्फा है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? अल्फा होगा। और यहां से इसके दो कंपोनेंट हम लोग करेंगे। इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? mg cos अल्फा, और यहां पर आ जाएगा mg sin अल्फा। ये फोर्स खत्म हो जाएगा और ये नॉर्मल रिएक्शन है हमारे पास, यहाँ पे काम करेगा n। अब देखिए F इज टू जो होगा फ्रिक्शन फोर्स, यहां पर पीछे की तरफ काम करेगा। फ्रेंड्स, मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि फ्रिक्शन जो होता है वो तीन तरीके का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। अगर हम लोग कहें स्थैतिक घर्षण, सीमांत घर्षण और गतिक घर्षण, तो हम लोग अभी इक्विलिब्रियम में है तो दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो स्थैतिक घर्षण होगा या तो हमारे पास सीमांत घर्षण होगा। अगर स्थैतिक घर्षण की अगर हम लोग बात कर रहे हैं या सीमांत घर्षण की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स, जो मोशन कराने वाला फोर्स होगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल होगा। मीन्स दैट कि अगर हम लोग ये कहें कि F इज टू, तो हम लोग जानते हैं म्यू इंटू एन भी होता है, और n का वैल्यू जो हम लोग है F इज टू हम लोग लिख सकते हैं म्यू इंटू mg cos अल्फा। लेकिन साहब ये ओनली दैट केस में होता है जब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। ये क्या हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन हो। लेकिन अगर ये केवल साम्य अवस्था में है तो हो सकता है कि ये कम फोर्स भी हो, तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, और स्टैटिक फ्रिक्शन की अवस्था में फ्रिक्शनल फोर्स उतना ही काम करता है जितना कि हमारे पास उसके ऊपर आरोपित बल होता है, जो उसको गति कराने वाला बल होता है उसी के इक्वल होता है। तो इसलिए हमारे पास जो इसका ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा, mg sin अल्फा, न कि म्यू mg cos अल्फा। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि बी और सी दोनों हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये साम्य अवस्था की स्थिति कह रहा है। साम्य अवस्था की स्थिति में ये नहीं बोला है कि यह सीमांत साम्य अवस्था है, लिमिटिंग जस्ट फिसलने वाला है, क्योंकि वो एंगल अल्फा बोला है। अगर एंगल अल्फा एंगल ऑफ रिपोज होता तो ये भी और ये दोनों ऑप्शन सही होते, परंतु ये यहाँ पर एंगल अल्फा जो है उसके बारे में केवल वो हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा बना रहा है, इसलिए हमारे पास ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप लोग इसको समझ सकते हैं और इसमें जनरली गलती होने के चांसेस रहते हैं, तो आप लोग इसको समझ करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, आइए, ये क्यों नहीं हो सकता ये मैं बता चुका हूं। क्या बताया मैंने? क्योंकि ये सीमांत घर्षण, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की केस में हमारे पास आता है, इसलिए इसको हम लोग हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक, आइए हम लोग देखते हैं दूसरा प्रश्न। ए बॉडी ऑफ वेट W इज प्लेस्ड ऑन ए रफ इंक्लाइंडेड प्लेन, द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देन द बॉडी विल। देखिए भाई, हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मान लिया जाए अल्फा इज टू थीटा, अगर हम लोग कह दिया जाए अल्फा इज टू थीटा एंगल ऑफ रिपोज की केस में बराबर होता है। लेकिन अगर हम लोग कोई जनरल सा एंगल अगर हम लोग कहें, अगर हम लोग कोई जनरल सा एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं, मान लिया जाए कि ये एंगल अल्फा बना रहा है और दिस अल्फा इज लेस देन
फ्रिक्शन एंगल। अगर ये अल्फा जो है छोटा है, क्या कह रहा है, द इंक्लाइनेशन ऑफ द प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल इज लेस देन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन, यानी दिस एंगल इज लेस देन, यानी अगर ये फ्रिक्शन एंगल से अगर छोटा है तो हमारे पास देखिए जब ये फ्रिक्शन एंगल के बराबर होता है तो ये बॉडी जस्ट फिसलने वाली होती है, उस वक्त ही इक्विलिब्रियम में होती है, वो इक्विलिब्रियम में मोशन नहीं स्टार्ट हो रहा है। और अगर उससे कम है तो मोशन होने का कोई चांस ही नहीं है, वो क्या होगा, बॉडी इक्विलिब्रियम में होगा। तो बॉडी मूव कब करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन, सॉरी अपवर्ड डायरेक्शन में तो कभी जा ही नहीं सकता, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कब आएगा, जब अल्फा हमारे पास ग्रेटर हो फ्रिक्शन एंगल से। तो ये केस हमारे पास क्या बन रहा है, जो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है, ये जो इंक्लाइनेशन है वो फ्रिक्शन एंगल से कम है, इसलिए हमारे पास जो ब्लॉक है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं आएगा, वो कहाँ पर रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो हमारे पास इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए ऑप्शन आ जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता है, और अगर उससे कोई कम एंगल पे रखा है इंक्लाइंडेड सरफेस पे तो वो बॉडी हमारे पास स्लाइड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम लोग ये कहते हैं कि अगर ये मोबाइल है, अगर हम लोग पास इस तरीके से हम लोगों ने रखा है इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और ये मोशन नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे हाथ और इस मोबाइल के कवर के बीच का जो फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शन फोर्स है, उसका अगर एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकाला जाए और इंक्लाइनेशन निकाला जाए तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन लेस है एंगल ऑफ फ्रिक्शन से, इसलिए हमारे पास ये मोबाइल इससे डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा था, वो इक्विलिब्रियम अवस्था में। आइए हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो इसीलिए हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन नेक्स्ट। द एंगल which the normal reaction makes with the resultant is called the angle of friction। अरे वाह, ये तो ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन है। तो हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन को बारे में अगर हम लोग देख लें, अगर कोई भी ब्लॉक है और हमारे पास इसके ऊपर पी फोर्स लगाया जा रहा है, सीमांत अवस्था में है, तो ये फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन काम करेगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन काम करेगा। ये दोनों रिएक्शन फोर्स है, तो इनका रिजल्टेंट जो होता है वो आर हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं, और इनके बीच का जो एंगल होता है इसको बीटा मैंने जनरली लिखवाया था, थीटा भी कहीं लिख सकते हैं। इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंगल। तो हम लोग कहें एंगल बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन मेक्स विद द रिजल्टेंट ऑफ रिएक्शंस इज कॉल्ड रिजल्टेंट रिएक्शन। रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट रिएक्शन है, इज कॉल्ड द फ्रिक्शन एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारे पास क्या कहलाता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हम लोग बिल्कुल सहमत हैं, हम लोग एंगल ऑफ फ्रिक्शन, हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, हम लोग ये जानते हैं। तो ये डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो हम लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टेक्ट इज, किसका, ये तो एकदम बेसिक सा डेफिनेशन हो गया। अगर हम लोग ये कहें कि कभी भी जो फ्रिक्शन फोर्स होता है सापेक्ष गति को रोकने का कोशिश करता है, इसकी गति को रोकने की कोशिश करता है, सापेक्ष गति को। ए फंक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, रिलेटिव वेलोसिटी पर फ्रिक्शन कभी भी, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कभी भी टू बॉडीज के कांटेक्ट में है तो उनके वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। ये हम लोग डेफिनेशन में हम लोग लिखे थे, आपको याद हो तो एक क्वेश्चन हम लोगों ने इस तरीके से ग्राफ बनाया था, आप लोग नहीं याद हो तो आप लोग देख सकते हैं। तो गति अवस्था में कुछ कम तो हो जाता है लेकिन वो स्थिर रहता है, वो वेलोसिटी पर। ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टेक्ट, बिल्कुल सही है भाई, ऑलवेज नॉर्मल, सॉरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं, नॉर्मल रिएक्शन जो होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स तो हमारे पास हमेशा क्या रहेगा, फ्रिक्शन फोर्स जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, सरफेस के बराबर रहेगा। नेवर शोज इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑन द सिस्टम ऑफ दीज टू बॉडीज, अगर हमारे पास डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द कॉन्टेक्ट। देखिए अब अगर हम लोग दो बॉडी एक साथ अगर फोर्स में अगर हम लोग बना दे रहे हैं, एक साथ अगर कंसीडर कर ले रहे हैं, तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग उसमें कंसीडर नहीं करेंगे, वो हमारे पास अलग से नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग अपने हाथ को उठा रहे हैं ऐसे, तो हमारे पास इनमें रिलेटिव मोशंस हो रहे हैं बोन्स में, तो उनमें जो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है वो एक्सटर्नली काम नहीं कर रहा है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे रहे हैं। तो वो फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाया जाता है तो हम लोग सिर्फ अपना वेट दिखाते हैं, रिएक्शन दिखाते हैं, अंदर के रिएक्शंस को हम लोग फ्रिक्शन को हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो वही अगर हम लोग एक साथ नेवर शोन इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज टू बॉडीज, अगर दोनों का अगर हमारे पास सिस्टम एक साथ ले लिया जाएगा तो हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम में नहीं देखेंगे। फॉर एग्जांपल आइए हम लोग समझते हैं, मान लिया जाए कि अगर हमारे पास कोई दो बॉडी है, इनको अगर हम लोग ये कहें कि इनके ऊपर फोर्स लगाया जा रहा है
और ये दोनों बॉडी को एक साथ अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो इनके बीच में जो फोर्सेस काम करेंगे, देखो यहाँ पर एक इनर्शिया फोर्स काम करेगा, तो इसके बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स इधर भी काम करेगा। इन फोर्सेस को हम लोग दिखाएंगे नहीं, यहाँ पर जो फोर्स होगा इनके बीच का जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उसको हम लोग कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तब रिक्वायरमेंट होगी जब दोनों को अलग अलग हम लोग लिखने की बात करेंगे, तब जाकर के हमारे पास अलग अलग बॉडीज पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, नेवर शो इन द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सिस्टम ऑफ दीज बॉडीज। अगर दो बॉडीज को एक साथ कंसीडर कर लिया जाए तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग उसको शो नहीं करते। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको इंपॉर्टेंट वो कर सकते हैं और इजीली हम लोग समझ सकते हैं। Coefficient of kinetic friction between a moving body and the surface on which it move, it depend upon the velocity of the body। बिल्कुल नहीं करता है, यह वेग पर डिपेंड नहीं करता है। गतिक घर्षण गुणांक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, बिल्कुल नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सरफेस। अच्छा, ओनली ऑन द बोल दिया है तो अभी देख लेते हैं हम लोग पास, ये तो सही होता ही है। इससे भी अप्रोप्रिएट अगर हम लोग ऑप्शन देखें तो वो कौन सा ऑप्शन आएगा, उसको भी हम लोग को कंसीडर करना है। देखिए ये ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस बोल दिया है। अभी क्या कह रहे हैं हम लोग उस चीज को देखते हैं। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस एंड द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन द सरफेस एंड द बॉडी, बिल्कुल नहीं। रिलेटिव ये इस पर तो हो गया, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस, वेट ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। देखिए इट्स वेलोसिटी आ गया, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारे पास ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यानी ये क्या होगा, डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। मैं इसलिए देखा क्योंकि इसको हम लोग अलग अलग डायग्राम्स को हम लोग अलग अलग फॉर्मेट में देखने की कोशिश कर रहे थे, तो हमारे पास वेलोसिटी पर निर्भर नहीं करता है कभी भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसलिए हमारे पास डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। कैसा है, खुरदरापन है, उस पर ऑयल्ड है नहीं है, वेट है या ड्राई है, उसके फॉर्मेट में हम लोग उसको देखते हैं। यानी नेचर ऑफ द सरफेसेस पर हमारे पास डिपेंड करता है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो ऑप्शन हो गया वो क्या हो गया, बी ऑप्शन हो गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस इन कॉन्टेक्ट हैज मिनिमम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। देखिए ये याद रखने वाली चीजें हैं थोड़ा। वुड ऑन वुड, स्टील ऑन स्टील, रबर टायर एंड ड्राई कंक्रीट एंड रबर टायर ऑन वेट कंक्रीट। देखिए जो वुड ऑन वुड है, ये स्टील ऑन स्टील है। ये मेटल और मेटल के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से हमारे पास जो मिनिमम कोएफिशिएंट आएगा, ये याद करने वाला क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो हमारे पास वुड अगर हम लोग देखें कहीं पर भी, अगर हम लोग वुड का अगर वुड के ऊपर अगर देखेंगे तो उसमें फ्रिक्शन खुरदरापन उनका ज्यादा होता है। अगर स्टील ऑन स्टील है, मेटल टू मेटल कांटेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे उसमें भी हमारे पास ज्यादा होता है, लेकिन हमें कंपेयर करना है वुड ऑन वुड की कंपेरिजन में स्टील ऑन स्टील। रबर एंड टायर के बीच में देखिए, अगर रबर और कंक्रीट के बीच में अगर फ्रिक्शन कम होता तो कभी भी हम लोग टायर रबर का नहीं बनाते, हम लोग किसी दूसरे मटेरियल का बनाते। रबर टायर एंड वेट कंक्रीट, वेट हो या चाहे हमारे पास किसी भी तरीके से हो, हम लोग उसको नहीं कंसीडर करेंगे। यानी हमारे पास जो होगा वो क्या होगा, स्टील ऑन स्टील। तो मेटल कांटेक्ट मतलब उसमें हमारे पास जो खुरदरा पर आने की जो कोशिश होती है ना, स्टील को अगर स्टील के ऊपर स्लाइड करना हो, हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं। वो रफ सरफेस नहीं होता उसमें हमारे पास, तो इजीली जैसे कास्ट आयरन के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो ये याद करने वाला एक क्वेश्चन है, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 होगा उसका हमारे पास क्या होगा, स्टील ऑन स्टील, हम लोग इसको इजीली देख सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग इसको जो लेक्चर है उसमें आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ए वेट ऑफ 4.9 रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट हैज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 इफ g is the 9.8 the smallest horizontal force that give the weight and acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर is nearly। तो हम लोगों को भाई नेट फोर्स निकालना है, हमें को एक्सेलरेशन चाहिए। अब देखिए एक वेट है हमारे पास, इसका वेट दिया है 4.9 न्यूटन और ये लाई कर रहा है ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन जहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.5 है और g का वैल्यू दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। द स्मॉलेस्ट हॉरिजॉन्टल फोर्स, हम लोगों को फोर्स हम लोग को देखना है कि कितना मिनिमम फोर्स हम लोग इस पे लगा सकते हैं। इस वेट को
पॉइंट एक्सेलरेशन से हमारे पास कर रहे हैं। तो नेट फोर्स हमारे पास क्या होता है, एफ नेट इज इक्वल टू एम इंटू ए। तो एफ नेट अगर हम लोग कहेंगे इस डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है, ये फोर्स हमारे पास लग रहा है टोटल फोर्स, जिसका हमें वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है, और यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एम जी, यानी म्यू इंटू वेट 4.9, तो 4.9 म्यू हमें दिया हुआ है, तो हम लोग इजीली हम लोग ये फ्रिक्शन फोर्स देख सकते हैं। तो नेट फोर्स जो आ जाएगा एफ नेट, एफ माइनस 0.5 माइनस इंटू में 4.9 इज इक्वल टू एम। एम का जो वैल्यू होगा वेट अपॉन 9.8, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 4.9 डिवाइडेड बाई 9.8 इंटू में ए। तो हम लोगों को ए जो दिया है 4 दिया हुआ है हमारे पास, तो ए की वैल्यू हम लोग 4 लिख लेंगे, यानी ये हो जाएगा, इसको कटिंग कर देंगे तो हमारे पास कितने टाइम चला जाएगा 2, और ए का वैल्यू कितना है हमारे पास 4 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2। तो एफ इज माइनस ये 1/2, यानी 4.9 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2, यानी एफ जो आ जाएगा हमारे पास मिनिमम वो कितना आएगा, कैलकुलेटर से आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 2 प्लस 4.9 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4.45, यानी मिनिमम फोर्स जो आ रहा है अप्रॉक्सीमेटली 4.5, अगर उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 4.45, इसका हम लोग जो इक्विवेलेंट ले सकते हैं 4.5। हमारे पास जो मिनिमम फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो कितनी होगी 4.5 न्यूटन। ये न्यूटन का सेकंड लॉ है जहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं इजीली, तो इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं होना चाहिए आप लोगों को। नेट फोर्स निकालना है, नेट फोर्स को हम लोग F इज इक्वल टू एम इंटू ए के बराबर कर देंगे, तो हमें फ्रिक्शन एक्सीलरेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, ये हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट में कर चुके हैं। ए ब्लॉक रेस्टिंग ऑन एन इंक्लाइंडेड प्लेन विंग a slide down the plane when the angle of inclination is gradually increased to 30 degree, then the coefficient of friction between the block and the plane is। देखिए भाई, a block resting on an inclined plane begin to slide का मतलब है जस्ट स्टार्ट हो रहा है मोशन, इट इज ग्रेजुअली इंक्रीज टू 30 डिग्री, यानी अगर जब 30 डिग्री पर आ रहा है तो ये ग्रेजुअली begins to start, मतलब जस्ट स्टार्ट होने की अवस्था में है। तो उस अवस्था में जो हमारे पास 10 अल्फा होता है वही हमारे पास क्या होता है म्यू के बराबर, और 10 अल्फा का मतलब क्या है 10 30 डिग्री, और 10 30 डिग्री माने म्यू, यानी म्यू इज इक्वल टू आ जाएगा 1/√3। 1/√3 को अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं 1/√3 का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 1 डिवाइडेड बाई √3 इज इक्वल टू 0.5773, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये 0.5773, इसको राउंड ऑफ अगर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी हमारे पास क्या कौन सा करेक्ट होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास क्या हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, इसको सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ये एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन के फॉर्मेट में हमारे पास आया है, तो हम लोग इजीली इसको हम लोग क्या कर सकते हैं कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोग क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं, उसमें थ्योरेटिकल पार्ट में जब हम लोग थ्योरी देख रहे थे। आइए देखते हैं हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 13। द ब्लॉक ए ऑफ वेट 1000 न्यूटन रेस्ट ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हमारे पास है, इसका कोफिशिएंट म्यू हम लोग को दिया है 0.4, एंड स्टार्टिंग टाई ऑन दिस ब्लॉक पासेज ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली। हमारे पास ये फ्रिक्शनलेस पुली है, तो जितना टेंशन टी इधर होगा उतना ही टेंशन टी इधर आ जाएगा, फ्रिक्शनलेस अगर नहीं होता तो गड़बड़ हो जाता। एंड द ब्लॉक बी कैरीज एट द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग ए ब्लॉक बी, ये बी हमारे पास है। इफ द ब्लॉक ए इज जस्ट बिगिन टू स्लाइड ऑन द सरफेस द वेट ऑफ द ब्लॉक बी शुड बी। W1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है कितना होगा, तो हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, सिंपल सी बात है। देखिए T इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, T इज इक्वल टू हो जाएगा W1। तो अब हम लोग अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, आइए हम लोग यहां पर देखते हैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे, ये W1 हो गया,
ये हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ये फ्रिक्शन फोर्स है F, और ये W हमारे पास वेट हो जाएगा 1000 न्यूटन का, और ये नॉर्मल रिएक्शन R हो जाएगा, और ये एंगल हम लोग को दिया है 45 डिग्री का, और ये जो फोर्स है हमें फ्रिक्शन F इक्वल्स टू म्यू इंटू आर होगा। क्यों म्यू इंटू आर होगा? जस्ट लिमिटिंग का कंडीशन होगा, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू हमसे पूछा है। इफ द ब्लॉक ए जस्ट बिगिन टू स्लाइड का अगर हमारे पास होता है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात होती है। तो हम लोग इनके दो कंपोनेंट्स करेंगे, तो दो कंपोनेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसका दो कंपोनेंट कर लिया जाए तो इसका इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट आएगा वो W1 sin 45 हो जाएगा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा W1 cos 45। इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा, तो हम लोग इसको हटा ही देते हैं। तो हमारे पास ये चार फोर्सेस हो गए। हम लोगों को क्या निकालना है? W1 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग W1 की वैल्यू निकालने के लिए समेशन Fy इज टू अगर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, R प्लस W1 sin 45 इज इक्वल टू 1000। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। तो R की वैल्यू जो हो जाएगी हमारे पास W1 sin R इज इक्वल टू आ जाएगा 1000 माइनस W1 sin 45। तो R ये आ गया इक्वेशन समेशन Fx इज इक्वल टू अगर 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, W1 cos 45 इज इक्वल टू म्यू, यानी 0.4। म्यू का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे 0.4 इंटू R का वैल्यू हमारे पास है, R इज इक्वल टू हो जाएगा, आप लोग भी सॉल्व करते रहिए इसमें। तो R इज इक्वल टू कितना है, 1000 माइनस W1 sin 45। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से W1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो W1 cos 45 इज इक्वल टू 0.4 को हम लोग ये कर देंगे तो 400 माइनस 0.4 W1 sin 45। तो यहां से हम लोग निकाल लेंगे W1 इज इक्वल टू कितना आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, देखेंगे 400 डिवाइडेड बाई cos 45 प्लस .4 sin 45 इज इक्वल टू आ रहा है 404। क्या आ रहा है, 404। W1 की वैल्यू जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 404.06 न्यूटन। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका जो आंसर जो दिया हुआ था वो उसमें थोड़ा सा डिफेक्ट था। जस्ट बिगिन टू स्लाइड के लिए हम लोगों ने ये देखा था ना, तो W1 का जो वैल्यू है हमारे पास कितना आना चाहिए, 400 के नियर अबाउट आना चाहिए। आंसर में कुछ इसमें गड़बड़ दिया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारे पास पोर्शन है, तो ये 400 के पास आंसर आएगा इसका। जस्ट बिगिन टू स्लाइड के लिए हमारे पास जो वेट चाहिए होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, द वेट ऑफ द ब्लॉक भी इज टू 400 न्यूटन के आसपास चाहिए। ठीक है, चलिए 404 आ रहा है आंसर इसका, 404। तो ये नियर अबाउट में जो आंसर है वो 400 में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14 नंबर। ये क्या कह रहा है कि हमारे पास ए बॉडी ऑफ वेइंग 100 न्यूटन रेस्ट ऑन ए प्लेन इंक्लाइंड एट 30 डिग्री to the horizontal. The body is attached to a string of making an angle 30 degree with the inclined plane and is on the point of motion up the plane. मोशन किधर होने वाला है, अप होने वाला होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा वो नीचे जस्ट हमारे पास मोशन करने वाला है। देखिए इसमें भी हम लोग पास 2 या 3 कंपोनेंट लेकर के काम करना पड़ेगा, कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। इफ द एंगल ऑफ द फ्रिक्शन इज 30 डिग्री देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी जो होगा हमारे पास, देखिए आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले पेज पे सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि ये हमारे पास कोई ब्लॉक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना लेते हैं। इसका एंगल 30 डिग्री है और यहां पर भी हमारे 30 डिग्री ही दिया हुआ है। यहां से एंगल जो बना रहा है वो 30 डिग्री बना रहा है। ये टेंशन T है हमारे पास और वेट क्या काम कर रहा है हमारे पास, W नीचे की तरफ काम कर रहा है और यहां पर एक और फोर्स काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स।
तो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग ये कह दें कि ये ऐसे काम करेगा, क्योंकि ये मोशन अप की तरफ होने वाला है, तो फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू आर काम करेगा, और यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा। इसका नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास क्या काम करेगा, आर। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू म्यू इंटू आर हो गया, और ये आर इज इक्वल टू आ जाएगा हम लोग पास, ये एंगल हमारे पास कितना है, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ये 30 डिग्री हम लोग को दिया हुआ है, ये दोनों आपस में 90 डिग्री में है। अब हम लोगों को इसमें फोर्स हम लोग को फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा कितना नहीं आएगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो म्यू का वैल्यू दिया है हम लोग को, कितना दिया है, 30 डिग्री। ए बॉडी ऑफ द वेट रेस्ट ऑन ए प्लेन 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल, द बॉडी इट इज द मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद द इंक्लाइंडेड प्लेट एंड सो ऑन। इफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन ही दे दिया है 30 डिग्री, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके किसके बीच का एंगल होता है फ्रेंड्स, फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट जितना एंगल बनाता है, इन दोनों को कंबाइन करके अगर हम लोग देखिए, इसको हम लोग दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये 30 डिग्री का दिया है, तो इसका रिजल्टेंट हम लोगों ने कह दिया कि आर डैश है। तो आर डैश है क्या, आर डैश इज इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये आर डैश हो गया, और ये एंगल हम लोग को मालूम है। तो देखिए अब 3 फोर्स सिस्टम हो जाएगा, 1 2 3। तो इसको हम लोग लामीज थ्योरम लगा करके सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं है। तो इसको और इसको एक फोर्स बना लिया तो टेंशन रहेगा, ये रहेगा ये रहेगा, तो हम लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, वैसे भी हम लोगों को ये आर डैश निकालने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी। क्यों रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें टेंशन टी निकालना है, हमें एंगल चाहिए होगा। ये अगर 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो आइए हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। ये है हमारे पास टेंशन, ये है 30 डिग्री, ये नॉर्मल है, ये इनके बीच में एंगल जो हमारे पास है 90 डिग्री है, और यहां से ये हमारे पास 30 डिग्री पर आर डैश है, और ये हमारे पास है डब्ल्यू। अब हम लोग ये कहेंगे ये टेंशन टी है, ये आर डैश है। अब हम लोग ये कहेंगे ये एंगल ये 30 डिग्री है, तो यहां से ये वाला जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, अब हम लोग ये कहें कि ये एंगल जो है, ये एंगल ये 30 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है यहां से यहां तक। ये एंगल 30 डिग्री का है, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का होगा। एंगल्स आप लोग ध्यान देंगे, कहीं से भी कोई समस्या नहीं आएगी। और ये एंगल 90 डिग्री का, तो यहां से यहां तक हमारे पास क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी हमारे पास 60 डिग्री का होगा। अब अगर हम लोग ये कहें कि टी अपॉन साइन एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस, ये हमारे पास हो जाएगा साइन 120 120 साइन 120। देखिए ये कितना है हमारे पास एंगल 120 का, इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एंगल बिटवीन अदर टू साइन 90। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, T इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, T इज इक्वल टू आ जाएगा डब्ल्यू साइन 120। 120 का मतलब होता है कितना, W 120 का मतलब हो जाएगा हमारे पास, W जो हमारे पास वेट है वो कितना दिया है भाई, W वेट दिया है 100 न्यूटन। कितना दिया है, 100 न्यूटन। तो 100 न्यूटन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100, और ये कॉस अंडर रूट 3 बाई 2, यानी 50 अंडर रूट 3। तो 50 अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 50 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 86.6, यानी हम लोग लिख सकते हैं 86.6 न्यूटन। ठीक, देखें क्या कोई ऑप्शन है, सॉरी हाँ 86.87 को हम लोग लिख सकते हैं 87 न्यूटन। ठीक है, कोई समस्या है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स इज ए रियल फोर्स, बिल्कुल नहीं, हम लोग कहीं ये अप्लाई नहीं करते हैं, ये नॉन अप्लाइड फोर्स होता है। बेंडिंग फोर्स नहीं, ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल नहीं, ये क्या होता है, स्यूडो फोर्स, ये अपने आप उत्पन्न होता है, ये रिएक्शन फोर्स होते हैं। इसको हम लोग जनरली ये भी कह सकते हैं रिएक्शन,
रिएक्शंस होते हैं हमारे पास रिलेटिव पोर्शंस में, ये एक्चुअल में हम लोग अपने मन से नहीं लगा सकते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जनरेट होता है, तो एक ऐसा फोर्स है हमारे पास, स्यूडो फोर्स है। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, म्यू इक्वल्स टू क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। ये भी न्यूटन, ये भी न्यूटन, इसलिए हमारे पास इसका क्या होगा, नो यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द रफ इंक्लाइंडेड प्लेन विद द इंक्लाइनेशन एंगल थीटा। एंगल हमें दिया है थीटा, ये p ब्लॉक है, सोन इन द फिगर बिलो। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू, इनके बीच में हमारे पास कोफिशिएंट कितना है, म्यू है। इफ म्यू इज लेस देन टेन थीटा, म्यू हमारे पास कम है टेन थीटा से, यानी थीटा इसका इंक्लाइनेशन एंगल जो है वो ज्यादा है, इसका मतलब कि स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड कर रहा है तो एक्सेलरेशन ये पूछा है, द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द अनदर पॉइंट Q इंक्लाइंडेड प्लेन वेयर PQ, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है हम लोगों को S दिया हुआ है, तो हम लोगों को ये बताना है कि ये कितने टाइम में ये पहुंच जाएगा। ठीक है, टाइम निकालना है। तो आइए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, अगर ये मोशन करेगा तो इसके ऊपर हमारे पास फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ काम करेगा, म्यू इंटू आर, और इस डायरेक्शन में हमारे पास काम करेगा mg साइन थीटा। तो नेट फोर्स अगर इसको हम लोग देखें, ये नीचे जा रहा है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, नेट फोर्स कितना काम करेगा, डायरेक्शन नीचे जा रहा है तो mg साइन थीटा हमारे पास क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा, mg साइन थीटा माइनस म्यू इंटू आर mg कॉस थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास mg cos थीटा, और ये हमारे पास रिएक्शन r, तो रिएक्शन r mg cos थीटा इज इक्वल टू m इंटू ए। ठीक, तो m से m कट जाएगा, a इज इक्वल टू कितना हो गया, g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, g कॉमन भी ले सकते थे, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखिए ये रेस्ट से स्टार्ट होकर के s डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, s, तो हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू s है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ एक्सेलरेशन कितना है, हम लोग a ही रख देते हैं, a क्या रखना है, मतलब हम लोग इसमें वैल्यू रख देते हैं a की, g साइन थीटा माइनस म्यू g कॉस थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का अंडर रूट। ठीक है, अब देखिए अगर इसमें से हम लोग कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें, कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू 2s अपॉन कॉस थीटा अगर कॉमन ले लेंगे तो g कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू का अंडर रूट। ठीक है, तो ये टाइम आ जाएगा, टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट P टू Q। तो हमारे पास क्या है क्वेश्चन, देखिए हमारे पास 2 cos थीटा म्यू, देखिए म्यू के साथ क्या है, टेन थीटा माइनस म्यू है, टेन थीटा माइनस म्यू। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन 19 का जो आंसर होगा ए हो जाएगा 2s अपॉन जी कॉस थीटा टेन थीटा माइनस म्यू। ठीक, चलिए आइए, ये आई थिंक ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, कोई हम लोग को अलग से करना नहीं था। इसमें क्या निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है। एक्सीलरेशन अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे तो हम लोग s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ at स्क्वायर से इस फॉर्मेट से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ए ब्लॉक वेइंग 981 न्यूटन इन रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, the coefficient of friction between the block and the horizontal surface is equal to mu is equal to 0.2 दिया हुआ है। A vertical cable attached to the block provides the partial support आंशिक रूप से, partial का मतलब क्या होता है, आंशिक सपोर्ट। A man can pull the horizontally with a force of 100 न्यूटन, कितना हमारे पास फोर्स से कर सकता है, 100 न्यूटन से कर सकता है। What will be the tension T in the cable if the man is just able to move the block to the right, मतलब हम लोग को टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है, सिंपल सा। तो इसके लिए अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो फ्री बॉडी डायग्राम हमारे पास कैसे बनेगा फ्रेंड्स, हमने ये कह दिया कि इधर कितना लग रहा है, 100 न्यूटन का लग रहा है, इधर हमारे पास जो काम करेगा वो रिएक्शन आर काम करेगा,
म्यू इंटू आर फ्रिक्शन फोर्स, ये रिएक्शन आर होगा और इधर ही हमारे पास टेंशन टी काम कर रहा है और नीचे काम करेगा mg, वेट कितना है 981 न्यूटन। ठीक, तो हम लोग 918 न्यूटन है। अब हम लोग को ये कहना है कि हम लोग को ये निकालना है कि हॉरिजॉन्टल फोर्सेस और ये बराबर होंगे, हमें टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो पहले आर कितना होगा, आर इज इक्वल टू होगा 981 माइनस टी, इक्वेशन नंबर 1 कैसे पता चला गया, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 से। ये समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर कर देंगे, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा। अब हम लोग ये कहें 0.2 समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अगर करें तो 0.2 इंटू आर, आर कितना है 981 माइनस टी इज इक्वल टू 100। तो हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 981 माइनस टी इज इक्वल टू 0.2 से अगर डिवाइड किया जाएगा तो 1000 डिवाइडेड यानी 500 आ जाएगा। तो टी इज इक्वल टू आ जाएगा, टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, टी इज इक्वल टू आ जाएगा 981 माइनस 500। तो यहां से वैल्यू हम लोग देखेंगे तो ये आ जाएगा 481 न्यूटन, 481 न्यूटन। देख लेते हैं कितना होगा, 981 माइनस 500 इज इक्वल टू 481। ठीक है, चलिए आज इसमें हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। तो इजीली हम लोग बस फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, फोर्सेस को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से दिखाना है तो हम लोग इजीली इसको कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A 1 kg block is resting on a surface with the coefficient of friction mu is equal to 0.1। म्यू हमें दिया है, a force 0.8 न्यूटन is applied to the block as shown in the figure the frictional force। अब देखिए भाई, इसका हमारे पास जो द्रव्यमान दिया है, मास दिया है वो 1 kg दिया है, तो इसका हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 9.8 न्यूटन, 1.98 न्यूटन, इतना वेट हो जाएगा। और इसके ऊपर जो फोर्स हमारे पास काम कर रहा है 0.8 न्यूटन का काम कर रहा है। तो हमारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा इस पे वो एफ फोर्स फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा। तो हम लोग कहें कितना फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, तो सबसे पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स देखा जाए तो एफ एल की बात कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एफ एल और एफ अलग अलग है। एफ एल क्या है भाई, म्यू इंटू आर के बराबर है। तो आर कितना है हमारे पास, आर इज इक्वल टू है 0.1 इंटू आर कितना है 9.1। तो हमारे पास कितना 9.8 ये कितना हो जाएगा 0.98 न्यूटन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन जो अप्लाइड फोर्स है 0.8 न्यूटन का वो 0.98 से कम है। इसका मतलब है कि यह स्थैतिक घर्षण होगा और स्थैतिक घर्षण की अवस्था में घर्षण बल का मान उतना ही होता है जितना हम लोग बल आरोपित किए हैं। तो हमारे पास बल आरोपित कितना हुआ, 0.8 न्यूटन का हुआ है। ये देखिए ये ऑप्शन में गड़बड़ है, इसमें हमारे पास अगर यही ऑप्शन दिया है तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा, और नहीं तो इसमें कितना होना चाहिए 0.8 न्यूटन। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो काम करेगा, क्योंकि अप्लाइड फोर्स से ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स कभी काम कर ही नहीं सकता। थ्योरी आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को उसमें समझ में आ जाएगा। तो 0.8 न्यूटन इसका आंसर होगा। ये ऑप्शन में यहाँ पे मिसप्रिंट है, और अगर मिसप्रिंट नहीं है तो ऑप्शन इसमें कोई सही नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि स्थैतिक घर्षण की अवस्था में जो घर्षण बल का मान होता है वो अप्लाइड बल के इक्वल ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे प्रश्न सॉल्व कर लिए घर्षण के। ठीक, तो आज के लिए हम लोग बस इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम लोग काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे पास लिफ्टिंग मशीन के जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे।